नमस्कार, ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। जनता के हर वर्ग के लिए प्रदेश सरकार ने किया कार्य। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे जयप्रकाश यादव ने कहा, रिकेश सेन के अलावा वैशाली नगर से कोई भी प्रत्याशी स्वीकार। पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई अपनी बात। और भाजपा नेता और पूर्व पार्षद छोटेलाल चौधरी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से आजमा रहे अपनी किस्मत। कहा, सभी समाज के लोगों का उन्हें मिल रहा समर्थन। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बरकरार है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं भाजपा के नेताओं और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, ईडी, आईटी के इस्तेमाल के सिवाय और क्या किया है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, मोदी सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने के लिए भूपेश सरकार को 65 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐसे में भूपेश सरकार पर भाजपा नेताओं को सवाल उठाने का मतलब ही नहीं रह जाता। धीरे धीरे आज ये आधुनिक संचार के युग में काफ़ी फीडबैक आप लोगों से मिल जाता है। जो मित्र जाते हैं दिल्ली से, विभिन्न राज्यों में होके आते हैं, उनसे बहुत कुछ मिल जाता है। लगभग एक राय बनती जा रही है। होता है राजनीति, एक यूं और फिर ये गिरा होता है। तो भाजपा के बारे में इन 5 राज्यों में, एक में तो है ही नहीं है, मिजोरम में 1 सीट है, 4 राज्य जो बचे, और वो 1 सीट जो है, मणिपुर का इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि शायद भाजपा वहां शून्य पे आ जाए। ये शुभ लक्षण है कि तेलंगाना में, जिसने जन्म दिया था तेलंगाना को, सोनिया गांधी जी गई थी, एक ऐसी बयार वहां चल निकली है कि शायद कांग्रेस की वहां जबरदस्त वापसी होगी। जबरदस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी आज इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बता सकूं बहुमत के बाद कितना, पर वहां भाजपा विलीन सी हो गई है। वो ये नहीं तय कर पा रही है कि वीआरएस को समर्थन दे, जिससे कांग्रेस को रोक सके, या खुद लड़े। छत्तीसगढ़ मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहां बघेल सरकार के वापसी में कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही। बघेल सरकार की वापसी हो गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लड़ रही है, वहां की जनता का प्रदर्शन क्या। दुर्ग भिलाई में एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश देकर कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा दी। इसके चलते आज अलसुबह से दुर्ग भिलाई में अधिकांश जगहों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग भिलाई में एक बार फिर कार्रवाइयों का दौर चला है। शहर के व्यापारी जगत में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार की अलसुबह से ही टीम दुर्ग भिलाई शहर में अलग अलग ठिकानों पर टीम बनाकर छापामार कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि होटल कैम्बियन के मालिक कमल अग्रवाल के फार्म हाउस में चल रही जांच तो राइस मिल के कैलाश रुंगटा के दुर्ग स्थित न्यू दीपक नगर में भी टीम ने दबिश दी है। इसके साथ ही भिलाई के वैशाली नगर में भी टीम के पहुंचने की सूचना मिल रही है, जिससे दुर्ग भिलाई शहर के व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नवरात्र के अवसर पर शहर में निकाली गई भव्य चुनरी शोभा यात्रा, जिसमें शहर के विभिन्न समितियों ने एक साथ निकाली शोभा यात्रा। नवरात्र के अवसर पर दुर्ग के सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर से गुरुवार की शाम भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें माता की चुनरी के साथ विशाल काय झांकी भी निकाली गई। इसी कड़ी में पंचमी के दिन शहर के विभिन्न जगहों से एक साथ लगभग 27 समितियों के द्वारा एक जगह से चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और चंडी मंदिर पहुंची। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में दुर्ग पुलिस द्वारा कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर लगातार अपनी नजर बनाई हुई थी। इस संबंध में सत्ती चौरा मंदिर के अध्यक्ष ने जानकारी दी। वार नवरात्र और चैत्र नवरात्र में पूरे 9 दिवस तक चुनरी निकलती थी। इस वर्ष शासन प्रशासन के सहयोग से और दुर्ग शहर के सभी सामाजिक लोगों के सहयोग से, सभी चुनरी यात्रा के सहयोग से एक साथ चुनरी आज पंचमी में निकाली जा रही है, जिसमें दुर्ग शहर में लगभग 30 चुनरी यात्रा निकली है। एक शहर में पूरा धार्मिक वातावरण छाया हुआ है। इसका पूरा श्रेय दुर्ग शासन के शासन प्रशासन को और सभी चुनरी समिति को जाता है, जिसमें सभी के सहयोग से यह प्रयास किया गया है। और यह प्रयास पूरे सार्थक पहल में किसी प्रकार की हुड़दंग मस्ती न करते हुए शहर में सिर्फ धार्मिक वातावरण दिखे, उस उद्देश्य से यह कार्य किया गया है। इंदिरा मार्केट, गांधी चौक, पुलसाया पार्क से होते हुए मोती कॉम्प्लेक्स, मान होटल, तमेरपारा होते हुए चंडी मंदिर, जो कि विश्व विख्यात मंदिर है, चंडी मंदिर, वहां जाकर माता को चुनरी चढ़ाकर चुनरी यात्रा की समाप्ति होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति का 29वां वर्ष, वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22, प्रगति नगर, कुरूद, भिलाई। आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुँचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नमस्कार,
अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइंड मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर चुनावी कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त रोहित व्यास को भिलाई नगर विधानसभा क्रमांक 65 का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। इस दौरान भिलाई निगम में हितग्राहियों के कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निगम आयुक्त ने अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके। विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यों के लिए भिलाई निगम के 600 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। भिलाई नगर में नियमित कर्मचारियों की संख्या 800 है। ऐसे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। इनके अलावा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्य में लगा दी गई है। बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन मिटाने से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार, शिकायत निराकरण, फोटोकॉपी कार्य, मतदान केंद्र, चुनावी व्यवस्था आदि में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद निगम के कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निगम आयुक्त द्वारा आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है। निगम के कार्य लगातार जारी हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतदान को देखा जाता है। सरकार के निर्देश हैं कि मतदान जो है सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया जाए। इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी ने नगर निगम के सभी केंद्रों की व्यवस्था के साथ साथ मतदान में जो कर्मचारी लगे हैं उनकी ड्यूटी का लगातार आदेश प्रसारित जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने बिजली, पानी, सफाई जैसे आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों को अछूता किया गया है निर्वाचन कार्य से। साथ ही जैसे जनता से जुड़े हुए जो काउंटर हैं, हेल्प डेस्क हैं, इन विभागों में भी जो कर्मचारी हैं वे भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इसके लिए आयुक्त महोदय ने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा है। आयुक्त महोदय का सीधा संदेश है कि निर्वाचन कार्य होने के बाद भी जनता जो निगम में आते हैं अपने कार्य के लिए, वो इससे कार्य प्रभावित। निगम के कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है, जो अपने विभागों के साथ साथ अन्य विभागों का कार्य भी देखेंगे। निगम आयुक्त की इस व्यवस्था से अपने कार्यों को लेकर निगम पहुँचे लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एक बार फिर वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से
कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। माइलस्टोन अकादमी में लक्ष्य निर्धारण का महत्व, इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर भूपेंद्र नेमा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के स्मृति चिन्ह के द्वारा किया गया। उन्होंने लक्ष्य निर्धारण का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों के साथ बहुत ही रोचक अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हमें सपने देखना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लक्ष्य मानना चाहिए।
भाजपा के मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश यादव वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। जयप्रकाश यादव से हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन के अलावा कोई भी प्रत्याशी मान्य होगा। साथ ही कहा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन प्राप्त है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशिया न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में जिला मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश यादव जी विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती की जाती है। इनके साथ वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने वार्ड की समस्याओं के निराकरण के अलावा अन्य वार्डों की समस्याओं के लिए निराकरण के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे। यही वजह है कि आज जन सलाह इनके साथ चलता नजर आता है। चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, विधानसभा होने वाले हैं आगामी 17 अक्टूबर को, 17 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में 2 चरणों में। तो वैशाली नगर विधानसभा का जो चुनाव है वो भी 17 नवंबर को होने जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे स्टूडियो में, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह, किन कारणों से आखिर ये स्थिति बनी? चूंकि जयप्रकाश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छा खासा इनका राजनीतिक अनुभव रहा है, सामाजिक कार्यों में भी भूमिका रही है। तो आइए हम जयप्रकाश यादव जी से ही चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से इन्हें वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। जयप्रकाश यादव जी, ग्रैंड एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहला सवाल यादव जी आपसे ये, क्योंकि आपकी छवि जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गिनी जाती, देखी जाती है भिलाई शहर में। आप पूर्व पार्षद रहे अपने वार्ड के और साथ ही अभी आप वर्तमान में भिलाई जिला भाजपा के मंत्री हैं और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपकी पहचान है। तो क्या वजह है आखिर? चूंकि कर्मठता तो जैसा कि बताया जाता है आपके बारे में, आपकी रग रग में बसी हुई भाजपा को लेकर के, तो क्या वजह ऐसी आ पड़ी कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की जरूरत पड़ी है? देखिए, ऐसा है संजय भैया कि जो वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को अस्वीकार है। ये विषय अलग है कि मैं खुले तौर पर इस विषय को बोल रहा हूँ, बाकी कार्यकर्ता जो है उनके मन में ये विषय है पर वो बोल नहीं रहे। क्योंकि जब 1 तारीख को ये सूची लीक हुई थी प्रत्याशियों की, तब से लेकर के 9 तारीख तक हम सभी ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया था कि ये प्रत्याशी हमें स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद भी जब 9 तारीख को सूची जारी होती है शाम को, तो इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद से मैंने यह निर्णय लिया कि मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक लाइव आकर अपने विषय रखे। उसके बाद से जन समर्थन मेरे साथ जुड़ता चला जा रहा है, सबका फोन आ रहा है और सब ये बोल रहे हैं कि हम इस बार जो है इस प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे, आप आइए मैदान में, हम आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि आपका ऐसा कहना है कि जब से लिस्ट जारी हुई, जबकि उसके बाद से आप सक्रिय हुए जी, लेकिन आखिर कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जो भाजपा हाईकमान ने रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन को प्रत्याशी बनाया, कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये व्यक्ति जो है इसने धूल झोंक करके लोगों के, केंद्रीय नेतृत्व के जो हमारे नेतागण हैं उनके आंखों में इन्होंने धूल झोंका है और यह टिकट प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। और स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसको इनके द्वारा कभी भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनके साथ कभी ये कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चले। ये वैशाली नगर विधानसभा जो है ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारे पूर्व में नेता हुए, हमारे विधायक जी हुए जो इस संसार में अभी नहीं है, उससे पहले जो हमारी राष्ट्रीय नेत्री हुई वो यहाँ से विधायक रही, और जो भी हमारे पार्टी के जो नेता हुए, नेतृत्व हुए, उसका एक छवि, एक गुण भी इस व्यक्ति के अंदर हमको नहीं दिखाई देता। क्या जैसा कि आपका कहना कि उसकी एक छवि, एक गुण भी रिकेश में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें भाई प्रत्याशी बनाया तो कुछ तो चीजें होंगी। हमने तो यही कहा कि पार्टी नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, कि अभी भी समय है, इस व्यक्ति को बदल दीजिए। हमारा पार्टी से कोई विरोध नहीं, नेताओं से कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध इस व्यक्ति विशेष से है। इस व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे विधायक जी की अर्थी जो है उनके जीते जी इसके द्वारा निकाली गई थी, उनका पुतला फूका गया था। हर बार सदन में जो है कांग्रेस के पार्षदों के साथ, कांग्रेस के महापौर के साथ साठगांठ किया गया है, भाजपा के पार्षदों को ठेंगा दिखाया गया है, विकास कार्यों में शहर के लोगों के आंख में धूल झोंका गया है।
कमीशनखोरी का इसका वीडियो सामने आ रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरी मर्यादा है, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। जब समय आएगा तो एक एक बात का, एक एक विषय का मैं खुलासा करूंगा सार्वजनिक रूप से। और ये व्यक्ति को चाहिए कि जैसा कि ये बोलते अभी फिर रहे हैं कि जयप्रकाश यादव जी मेरे छोटे भाई हैं। अरे जयप्रकाश यादव जी को आप छोड़ दीजिए, जयप्रकाश यादव जी को आप छोड़ दीजिए। आपके ही हमारे पार्टी में बहुत सारे बड़े भाई भी हैं, आपके बहनें भी हैं। आप, यदि मैं अगर रिकेश सेन जी की जगह होता, यदि मैं रिकेश सेन जी की जगह होता, मुझे अगर प्रत्याशी बनाया गया होता और इतना मेरा विरोध हो रहा होता, तो मैं स्वयं जो है या टिकट छोड़ देता, बी फॉर्म बोल देता कि मेरे नाम से मत दीजिए, किसी भी कार्यकर्ता के नाम से दे दीजिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी रहती। और ये पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे युवा हैं, माताएं बहनें, युवा महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं। किसी को भी टिकट अगर मिलती है, मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध इस व्यक्ति से, क्योंकि मेरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। ये अगर जीत रहा है तो कांग्रेस जीत रही है, और ये अगर हार रहा है, चूंकि अभी आपने कहा कि मेरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसमें मेरी विचारधारा यादव, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। यह, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत नहीं मालूम, इसको जो है एकात्म मानववाद नहीं मालूम, इसको पार्टी संगठन के बारे में नहीं मालूम। ये कभी किसी कार्यकर्ता के साथ घुला मिला नहीं, कभी इसने बूथ की बैठकों में, शक्ति केंद्र की बैठकों में, मंडल की बैठकों में कभी आए हैं क्या? कोई कार्यकर्ता बता दे। आज तो उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा, सभी जितने भी मंडल है, सबके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी वो अगर टिकट प्राप्त करता है तो जो जन सैलाब हमने देखा है पूर्व में, इनके साथ में उसका 2% भी नहीं चल रहा है। ये सोचने की बात है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा भी कई स्थानों पे देखा गया, उनके साथ कई लोग चलते हैं, भाजपा कार्यकर्ता के अलावा वार्ड के नागरिक भी रहते हैं। देखिए, ऐसी बात है कि जब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा तब सारी बातों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अभी मेरे मुंह से आप मत बुलवाइए, जनता समय आएगा तो खुद बोलेगी। क्योंकि रिकेश सेन भी सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े हैं, समाज के वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, विकास कार्यों के लिए भी उनकी महती भूमिका रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि रिकेश सेन जी ने क्या किया और क्या नहीं किया है, ये आप 37 वार्ड है वैशाली नगर विधानसभा में, आप 37 वार्ड में 37 जगह बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे मुंह से आप क्यों बुलवाते हैं? और एक दूसरी बात और ये भी है कि इनके द्वारा 5 अलग अलग वार्डों में चुनाव लड़ा गया है, ठीक है। ये अगर इतने ही लोकप्रिय थे, कोई भी नेता अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नहीं बदलता है बार बार, ये बदलते क्यों? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बदलते हैं लेकिन जीतते हैं। जीत जो है वो पैमाना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। साठगांठ करके अटल जी ने जो है सरकार गिराना पसंद किया था, एक सांसद को खरीद फरोख्त उन्होंने नहीं किया था, सरकार गिराना उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा था कि यदि खरीद फरोख्त करके सरकार बनती है तो उस सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं। और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके प्रेरणा पुंज हैं, उन्होंने कहा था अगर पार्टी गलत करती है तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए। तो इस बार कार्यकर्ता जो है मैदान में है और पार्टी को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को यह संज्ञान लेना चाहिए कि वैशाली नगर विधानसभा हम हार रहे हैं तो अभी भी प्रत्याशी बदल सकते हैं, प्रत्याशी को बदल दें। मुझे मत दें टिकट, मुझे नहीं चाहिए टिकट, वो किसी भी निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता को दे दें, आम नागरिक को दे दें, हम उनके लिए झंडा उठाने के लिए तैयार हैं। विषय मेरा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीतनी चाहिए। क्योंकि अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से आपने पार्टी हाईकमान को अवगत कराने की कोशिश की, हर प्रकार से हमने अवगत कराया है और हमें मतलब संकेत भी प्राप्त हुए हैं कि संभवतः टिकट बदल सकती है, हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। चूंकि आप पूरे दमखम के साथ अभी वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, क्षेत्र में उतरे हैं, तो जो आपको क्या लगता है, अगर चलिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर ये भी मान लिया जाए कि उन्हें हटाती है पार्टी किन्हीं कारणों से, तो क्या उसके बाद भी आप दावे नहीं? रिकेश सेन जी को अगर पार्टी जो है प्रत्याशी के रूप में नहीं स्वीकार करके बदल देती है और किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता को देती है तो बिल्कुल मैं चुनावी मैदान में नहीं आऊंगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैं आज तक काम करता रहूं आगे भी काम करता रहूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी देखते हैं, व्यक्ति नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो आपके द्वारा व्यक्ति को देखा जा रहा है। बिल्कुल, चाल चरित्र और चेहरा
यह हमारी पार्टी का नारा रहा है, पार्टी विद डिफरेंस। यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी आया है जिसको अगर मैं सोचता हूं तो मुझे उसकी छवि बहुत अच्छी है ऐसा नहीं प्रतीत होता है, और यदि मैं उसके लिए झंडा उठाता हूं तो ये मेरे सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ है, तो लेकिन इस मामले में तो ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भिलाई की है, उसके समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा भी रिकेश सेन का बराबर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसी की कोई नाराजगी कोई ऐसे देखने में नहीं। इस रास्ते में मैं जो चल पड़ा हूं, ये जरूर मैं अकेले चल रहा हूं, मगर मेरे पीछे एक जन सैलाब चल रहा है। वो जब आप आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, चूंकि हमारी पार्टी में अनुशासन की मर्यादा है, अनुशासन हमारे पार्टी में सर्वोपरि है, तो उस अनुशासन के दायरे में सारे कार्यकर्ता हैं। और मैंने इस बार खुलकर ये बात अपनी रखी सार्वजनिक तौर से, और मैं बी फॉर्म बदलने का आग्रह कर रहा हूं। मेरी नाराजगी पार्टी से नहीं है, पार्टी के अनुशासन को मैं भी मानता रहा हूं, और 16 वर्षों तक मैंने अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय भी दिया। कभी मैंने इससे पहले किसी प्रकार से अनुशासनहीनता नहीं की है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सबका मन दुखी है। क्योंकि आपने कहा आप 16 वर्षों से कार्यकर्ता हैं और कभी भी आपने अनुशासनहीनता नहीं की। चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन ये तो जो आपका जो कदम दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि अटल जी ने बोला है कि भाई यदि कार्यकर्ता को सही कर देना चाहिए पार्टी अगर गलत करती है तो। पार्टी ने यहाँ पर गलत थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं चलेगा, दागी प्रत्याशी हमको नहीं चलेगा, और कांग्रेसी प्रत्याशी हमको नहीं चलेगा। क्योंकि अपनी जो बातें आपकी जो बातें तमाम बातें जो आपके द्वारा कही जा रही, उससे आपने उन बातों से आपने प्रदेश हाईकमान को अवगत कराया होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तक किसी तरह की कोई पहल की गई इस प्रत्याशी को लेकर के? केंद्रीय नेतृत्व तक हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी मातृ संगठन है, सभी को हमने अवगत कराया है, शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है, बहुत सारे माध्यमों से, जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन सबसे भी अवगत कराया है। टिकट नहीं मिला था इनको, उसके पहले भी अवगत कराया था, और टिकट मिला है उसके बाद भी हम अवगत करा रहे हैं, लगातार बातें रख रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूं इस मुहिम में, मैं अकेला सामने दिखाई दे रहा हूं, पर एक बहुत बड़ी फौज इसमें काम कर रही है पीछे, एक बहुत बड़ी टीम इसमें काम कर रही है पीछे, और ये वो फौज और वो टीम है जो वैशाली नगर विधानसभा के अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है। लेकिन जैसे आपका रिकेश सेन की बात ले रहे हैं, अब रिकेश सेन की जगह अगर यदि भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका देती है, चाहे वो कोई पार्षद हो या सामान्य पदाधिकारी हो, तो उस समय आपकी क्या स्थिति होगी? आप उसमें उसके समर्थन के लिए आएंगे मैदान में? 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूं कि बिल्कुल मैं जो भी प्रत्याशी होंगे इनके बाद मैं उसका समर्थन करूंगा। मुझे किसी प्रकार से उनका कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध इस पर्टिकुलर प्रत्याशी को लेकर है, और उसके पीछे के जो कारण है, मैं प्रत्याशी आप बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्रत्याशी में ये चीज भी सामने आती है कि कोई निजी आपसे उनकी व्यक्तिगत, मेरी उनसे निजी किसी प्रकार से कोई भी वाद विवाद नहीं है। निजी मेरा उनसे किसी प्रकार की कोई भी वैमनस्यता नहीं है, मेरा निजी उनसे किसी प्रकार का कोई भी बैर भाव नहीं है। ये मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और खून पसीना लगाते हैं, और इस क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी आज सशक्त स्थिति में है, उसके बाद में ये व्यक्ति अगर आ गया है तो इस व्यक्ति को लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इस बात को मैं सामने आकर के कह रहा हूँ। क्योंकि रिकेश की टिकट मिलने के उपरांत से ही आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नजर नहीं आता कि आपकी बातों का किसी तरह का कोई असर हाईकमान पे हुआ है। अब वो तो ऐसा है कि एक बार जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में निर्णय हो गया है, उस निर्णय को बदलने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, और असंभव कुछ भी नहीं है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन भावनाओं का, कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का बड़ा सम्मान होता है, और हम में पूरा विश्वास है कि जो है शीर्ष नेतृत्व संज्ञान लेगा और इस निर्णय को बदल देगा। आपकी तैयारियां किस तरह से चल रही है अभी फिलहाल देखा जाए तो? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरी पूरी तैयारी जो है वो जनता कर रही है। जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के अनुकूल आज आम लोगों में चर्चा हो रही है कि ये इस बार जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मैं अकेला नहीं हूं, और भी भाजपा के लोग जो उद्विग्न हैं, जो नाराज हैं, वो लोग भी आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और हम सब की मुहिम एक ही है कि रिकेश भगाओ, वैशाली नगर बचाओ।
चूंकि आपको लगता है कि ये रिकेश सिंह को प्रत्याशी बनाए रखती है पार्टी, तो इस वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत तय एक प्रकार तय मानी जाए थी। वो तो समय बताएगा कि कौन जीतता है। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। जब अधर्म हो रहा हो तो धर्म की स्थापना के लिए हमें आगे आना चाहिए, ये हमारे शास्त्र और संस्कार दोनों हमें सिखाते हैं। तो ये उसी प्रकार की बात है। अभी यहाँ पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है और सत्यमेव जयते का नारा अंत में गूंजेगा। और 3 दिसंबर को परिणाम जब देखेगा तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस विधानसभा में जो आम जनता है और जो राष्ट्रीय पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उन सब ने मिलकर एक अनूठा प्रयास किया है और इतिहास के पन्नों में वो क्षण जो है दर्ज होगा। यादव जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, हम ये भी जानकारी मिल रही है और देखने को भी मिल रहा है कि रिकेश सिंह जी द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है सभी मीडिया में कि जयप्रकाश यादव मेरा छोटा भाई है और मैं उसे मना लूंगा। तो अभी रिकेश सिंह द्वारा आपसे किसी तरह का कोई संपर्क किया गया? देखिए, अभी तक तो मेरे पास उनके द्वारा ना फोन आया ना वो कभी मुझसे मिलने आए हैं। और रही बात छोटे भाई की, तो आप जयप्रकाश यादव का विषय छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत सारे रिकेश सिंह जी के बड़े भाई भी हैं, बहुत सारे रिकेश सिंह जी की बहनें भी हैं। आप उन सब के भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए अपना जो है बी फॉर्म जो है वो छोड़ दीजिए, आप जो है अपना टिकट छोड़ दीजिए। कारण इसका ये है कि यदि रिकेश सिंह जी की जगह मैं होता और मेरा इतना विरोध हो रहा होता तो मैं स्वयं ये कह देता पार्टी हाईकमान से कि आप जो है किसी भी कार्यकर्ता को अवसर दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और रही बात यदि वो आते हैं मेरे पास तो मेरी जो प्रतिक्रिया होगी वो ये है कि मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी भी वक्त नहीं मतलब गुजरा है, आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपना जो टिकट है वापस कर दीजिए, जिससे कि आपका मान सम्मान भी बना रहे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी आदर हो और इस विधानसभा में कमल का फूल ना मुरझाए, कमल का फूल खिले। वैशाली नगर विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की रही है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही रहे, इसकी रक्षा हो सके और हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बना सके भाजपा की। इसके लिए भी ये आवश्यक है कि आपके द्वारा जो है अपने पद लोलुपता का ये जो भाव है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आप माला पहनकर घूम रहे हैं। और कार्यकर्ता जो है बहुत निराश है और कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध आपका हुआ ये आप जानते हैं, उसके बाद भी आपने टिकट हासिल कर ली। टिकट हासिल करने के बाद आप लोगों से मिल के मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी मान नहीं रहा है, कोई भी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं आ रहा है। यह बात आप जानने के बाद भी, समझने के बाद भी क्यों, क्या ऐसी कांग्रेस से आपकी साठगांठ हो गई है क्या कि आप भाजपा से टिकट लेकर हारना चाहते हैं इसलिए आपने टिकट ली है क्या? जब आपको सब कुछ स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है कि साथ में कोई नहीं आ रहा है, जिन वार्डों से आप पार्षद रहे उन वार्डों के लोग भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी आप क्यों पद लोलुप होकर के लड़ना चाहते हैं? आपको जब स्थिति परिस्थिति समझ में आ चुकी है, भावनाएं लोगों की समझ में आ चुकी है कि कोई आपके साथ नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप क्यों लगे हुए हैं और इस सीट को हराना चाहते हैं? ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। यादव जी, एक सवाल आपसे ये भी है, चूंकि आप अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में, कि कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के शुरू से जुड़े हुए बीजेपी को एक माँ की तरह चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो उनका क्या कहना है? चूंकि आप लगातार सभी वार्डों में घूम रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों से अगाध प्रेम है, स्नेह है और सभी कार्यकर्ता जो है उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है वो मैं महसूस करता हूँ और उनकी दुख और पीड़ा को ही महसूस करने के बाद मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पार्टी हाईकमान नहीं समझ पाया, आपका कहने का मतलब ये है? कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पार्टी हाईकमान को हम परिणाम में बदल करके समझा देंगे इस बार। ये एक पार्टी का आम कार्यकर्ता बोल रहा है, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ आकर के, न सिर्फ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है वो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। समूचे छत्तीसगढ़ में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोला है और मैं अपने आगे की जो मेरी राजनीतिक जीवन है
उसका मैंने आत्महत्या कर लिया है, मैंने राजनीतिक हत्या कर ली है अपने स्वयं की, ये सारी बातें बोल करके। और सिर्फ इसलिए किया कि मुझे अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और उनकी भावनाओं को आज जो ठेस और चोट पहुंच रही है, वो चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं और मुझे इस व्यक्ति को सबक सिखाना है जिसने मेरे कार्यकर्ताओं को रुलाया। क्योंकि देखिए, पार्टी हाईकमान जब कोई भी निर्णय लेती है, आमतौर पर सभी पार्टियों में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कार्यों को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो रिकेश सेन में कहीं कुछ तो ऐसी बातें जरूर होंगी, क्योंकि टिकट के लिए कई सारे दावेदार थे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें वरिष्ठ भी हैं, युवा भी हैं, सबने आवेदन किया था जिला अध्यक्ष महोदय को, लेकिन रिकेश सेन का ही चयन किया गया। इसमें कुछ तो खूबियां दिखी होंगी पार्टी हाईकमान को। देखिए, कई बार ये होता है कि धूल झोंक करके पार्टी के आला कमान के आंखों में सफलता प्राप्त कर ली जाती है। टिकट प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जनता का जनादेश प्राप्त करना और पार्टी के निर्णय को सही साबित कर देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों में समय बताएगा, आम जनता बताएगी, आम राष्ट्रीय पार्टी के सभी कार्यकर्ता बताएंगे कि कैसे थोपा हुआ प्रत्याशी लोग नकार देते हैं और आने वाले समय में ये परिपाटी बदले, इसके लिए हम सब एकजुट हैं। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में शायद आप ही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में से खुल करके सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ऐसी कहीं बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। वैशाली नगर विधानसभा में जयप्रकाश यादव ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करते नजर आ रहा है। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं प्रदेश में कार्य समिति सदस्य रहा और प्रदेश युवा मोर्चा में मैं संयोजक रहा सोशल मीडिया सेल का, और प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं से मेरे संपर्क शुरू से रहे हैं, जीवंत संपर्क है, सतत संपर्क है। तो उन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यही पीड़ा व्यक्त की गई है और ये कमोबेश स्थिति जहां जहां पर भी है, जिन स्थानों पर भी है, उन सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ही आदर करते हुए मेरे द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है कि इस बार एक कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव और चुनौती देता है थोपे हुए प्रत्याशी को कि पार्टी यहां पर जीतेगी, भारतीय जनता ही जीतेगी। यदि मैं जीतता हूं निर्दलीय के रूप में तो भी भाजपा ही जीतेगी। किस प्रकार से एक नकली व्यक्ति भाजपा की टिकट पा जाता है और किस प्रकार से पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और वो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता जीत जाता है तो भाजपा ही जीतेगी। मेरी विचारधारा, यदि आप मेरा उंगली भी काट देंगे तो उससे भी जो खून बहेगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही नारा बुलंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है, मेरे रोम रोम में है, मेरे पैर के नाखून से सिर के बाल तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इस जन्म में अपने से कभी अलग नहीं कर पाऊंगा। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को इस विधानसभा से बचाने की है, क्योंकि यह जो बहरूपिया इस पार्टी से भूल चूक से टिकट पा गया है, वो अगर आ जाता है तो मेरे निष्ठावान भाजपा के सिपाहियों को आने वाले समय में एक वार्ड पार्षद की टिकट पाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। अभी से इनके कमीशन के वीडियो आ रहे हैं, अभी से इनके कमीशन खोरी की बात हो रही। जब एक वार्ड के छोटे से पार्षद हैं, यदि ये कल विधायक हो जाते हैं तो कमीशन खोरी की पराकाष्ठा होगी। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा, इनके मोबाइल बंद रहते हैं, इनसे जनता संपर्क कैसे करेगी और ये कैसे विधायक से संपर्क करेगी जनता? जनता तो सड़कों पर आ जाएगी और आम जनता की परेशानियों को मैं समझ पा रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं वैशाली नगर में। मुझे इस प्रत्याशी की भावनाओं में, इस प्रत्याशी में और इसका जो पूर्व का जो इतिहास है और आगामी जो इसके क्रियाकलाप जो हमको समझ में आ रहे हैं हम सब कार्यकर्ताओं को, उसमें हमको कहीं वार्ड का एक गरीब नहीं दिखाई देता। हमको इसके अंदर वो भावना नहीं दिखाई देती कि किसी गरीब का यह आंसू पोंछेगा। हमको भावना नहीं दिखाई देती कि कोई मजदूर, कोई दुखी अगर पीड़ित इसके पास जाएगा तो ये उसका दुख दर्द को समझेगा। एक जो नेता होता है वो जनता का जो दुख है और कष्ट है वो उसका दुख और कष्ट होता है।
ये बात इसके अंदर नहीं दिखाई देती। हर व्यक्ति से उसका जुड़ाव होता है, ये बात इसके अंदर नहीं दिखाई देती। इसके अंदर अगर दिखाई देती है तो केवल पद की लालसा दिखाई देती है, इसके अंदर अगर दिखाई देती है तो स्वार्थ दिखाई देता है, इसके अंदर दिखाई देती है तो कार्यकर्ताओं को उपयोग करके कैसे सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं ये दिखाई देता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यादव जी, एक सवाल आपसे और है, चूंकि आपके इस विरोध को पार्टी विरोधी कदम भी करार दिया जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि यदि पार्टी हाईकमान अपना निर्णय नहीं बदलता, रिकेश सैनी प्रत्याशी बने रहते और आपका विरोध इस तरह से लगातार आपकी जो गतिविधियों को जो हमने देखा है उसको देखते हुए यही लगता है कि अगर आप पूरी दबंगता से अगर विधानसभा चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को इसका हार का सामना करना पड़ सकता है, वोटों की बहुत गणना में फर्क आ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनादेश देना तो जनता का काम होता है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपनी प्रत्याशी के अच्छाइयों को लेकर जाता है और वो बताता है जनता को कि ये प्रत्याशी ऐसा है और ये आगे ऐसा करेगा, पूर्व में इन्होंने ऐसा काम किया है। उससे जनता मन बनाती है। जनमत जो होगा, जनादेश जो होगा, वो मेरे पक्ष में आएगा, ये मैं जानता हूं। और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं विधायक चुनाव लड़ूं। यदि ये व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है तो मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति बना रहेगा तो मुझे विवश होकर के मैदान में आना पड़ेगा, आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और जयप्रकाश यादव कुछ भी नहीं है, ये लड़ाई कार्यकर्ता की लड़ाई है। एक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता ही उसको चुनाव जिताएंगे। चूंकि अंतिम सवाल आपसे ये यादव जी की जो रिकेश सेन जी का जैसा कहना है, और ये लोग जानते भी हैं कि वो जैसे कि उनका कहना है कि वो गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति हैं, काफी उनके पिताजी जो है वो काफी आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए है। तो आखिर रिकेश सेन ने संघर्ष किया है तभी आज अपने बलबूते पे वो स्थापित है, शहर में उनकी एक अलग पहचान है। उस पहचान को भी वो इस चुनाव में देखा जा सकता है ना। ये 3 तारीख को आप सबको पता चलेगा। 3 दिसंबर का हम सब इंतजार करें। जनता सब समझती है और जनता ही फैसला करेगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ भाजपा नेता जयप्रकाश यादव जी, जो पूरी तरह कमर कस के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। इनका एकमात्र एक चीज इनका यही कहना है, चूंकि ये इस 16 वर्षों से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, इन्हें कभी किसी पद की लालसा नहीं रही है। पार्षद चुनाव में भी, जो पार्षद उपचुनाव में भी इनके द्वारा कांग्रेस के एक युवा प्रत्याशी को हराया गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही थी। इनका एकमात्र यही कहना है कि रिकेश सेन का विरोध पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी है, जो अभी बाहर नहीं आ सका। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो वो विरोध है वो आने वाले समय में सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो इनकी हाईकमान और प्रदेश हाईकमान और राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व से यही मांग है कि जो अपने नामांकन वापस लेने को भी तैयार है, लेकिन प्रत्याशी बदलने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। प्रत्याशी को लेकर, रिकेश सेन को लेकर इनका कहना कि वो किसी को भी स्वीकार नहीं है, लेकिन पार्टी में होने के कारण लोग खुलकर वो रिकेश सेन का विरोध नहीं कर पा रहे। अब देखने वाली बात यह कि राष्ट्रीय या केंद्रीय नेतृत्व जयप्रकाश यादव की बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। हालांकि अब ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद छोटे लाल चौधरी ने रिकेश सेन को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध जताया है, जिसके फलस्वरूप छोटे लाल चौधरी वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनका जनसंपर्क जारी है और सभी समाज के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 34 के पूर्व पार्षद छोटे लाल चौधरी जी, जो भाजपा के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ कट्टर कार्यकर्ता हैं। भाजपा की ही टिकट पे इनके द्वारा पार्षद का चुनाव जीता गया था और इनकी छवि वार्ड में एक कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। हर अच्छे कार्यों में ये दूसरों की मदद करते आए हैं। ये अपनी अनुपस्थिति में भी इनके द्वारा लगातार लोगों की मदद पहुंचाई जाती रही है, शुरू से हमारे द्वारा देखा गया है। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो छोटे लाल चौधरी जी द्वारा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया गया है। अब इनके द्वारा यह मन क्यों बनाया गया? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता रहे, कर्मठ कार्यकर्ता रहे, पार्षद रहे, बावजूद इसके ये वैशाली नगर विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाने उतरे। तो क्या वजह, आइए हम इन सब बातों के लिए छोटे लाल चौधरी जी से ही रूबरू होते हैं।
छोटेलाल चौधरी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ भाजपा नेताओं से आपकी जान पहचान है, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आप वैशाली नगर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं? सबसे पहले आपको एशियन न्यूज को नमस्कार धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। इसकी वजह यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लगभग 30-32 साल से कर्मठ जुझारू टाइप के कागड़ते ही रहे हैं। हमने अपने जीवन समझ लो कि इतना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज हमने वैशाली नगर से मांग किए थे कि वैशाली विधानसभा से हमें प्रत्याशी बनाया जाए। इसके बावजूद अब टिकट का वितरण जान ही रहो आप, रिकेश सिंह जी बड़े भाई साहब हमारे हैं, आदरणीय है, ठीक है, इनको टिकट मिला है। अब एक हमारा समाज भी है, निषाद समाज, जो हमारे 18,000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और इस समाज के में हम लोग सब मिलजुल के बीच में मीटिंग होती रहती है। तो अभी चुनाव प्रतिक्रिया में मीटिंग हुई, क्या करेंगे कैसे करेंगे, इसका भी गणित बैठा, ठीक है, जैसे भी अब उनको मिला तो समाज को बैठे बोले चुनाव लड़ना है, तो ठीक है भाई लड़ेंगे, तो चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अभी आपके समाज की मीटिंग भी हुई जिसमें आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो इससे आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो आपकी कर्मठता पे लोग भाजपा नेताओं के अलावा अन्य लोगों द्वारा भी उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि वर्षों पुराने कार्यकर्ता रहे हैं यहाँ भाजपा के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विचार विमर्श करना चाहिए। अब या तो जाति समीकरण की बात करते हैं, जाति समीकरण कहाँ रहेगा यहाँ पे? संजय भैया बताइए, जाति समीकरण कहाँ रहेगा? 18,000 निवास करने वैशाली नगर में, निषाद समाज, निषाद, भोई, ढीमर, केवट, मल्लाह, कहाँ रह गए? तो चूंकि ये अभी रिकेश सेन को जो प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी भी कार्य प्रणाली जग जाहिर है, वो भी लोगों की सेवा भाव लगातार करते हैं, तो किस आधार पे आखिरकार पार्टी हाईकमान द्वारा रिकेश सेन को ही वैशाली नगर विधानसभा से उतारा गया? अब ये तो बड़े नेता जानेंगे, इनकी वजह क्या कर सकते, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटा नेता हैं, अपन अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। अब बड़े हाईकमान जाने इसके बारे में कैसे क्या कैसे नहीं है। क्योंकि जब टिकट वितरण हुआ तो आपके द्वारा अपनी बातें हाईकमान के समक्ष नहीं रखी गई, उन्हें नहीं इस बात से अवगत कराया गया कि यहाँ निषाद समाज के में इतने वोटर्स हैं, यूपी बिहार के इतने वोटर्स हैं, जिसका लाभ चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। इस संबंध में आपके द्वारा किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई? मैंने हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शाह जी को अपने लैपटॉप में दिया है, और अपने जिलाध्यक्ष भोजपुरिया जी को भी दिया है। हमारे बिहार से आए थे प्रवक्ता, इनको भी हमने दिया है। हमने अपनी जग जाहिर पूरा किया है, ऐसे ऐसे स्टेप का है, ओबीसी में आते हैं, इस वैशाली में विधानसभा के मतलब प्रत्याशी बनाया जाए। तो चूंकि अभी इतनी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, और हालांकि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते आए हैं, तो इस पूरी विधानसभा को कवर करने के लिए आपके द्वारा किस तरह की रणनीति है कि कहीं ऐसा भी ना हो कि आने वाले समय में आप रिकेश सेन के पक्ष में बैठ जाएं? नहीं, ऐसे कोई विचार नहीं है, क्योंकि वार्ड 1 जुनवानी चालू होता है और वार्ड 37 में खत्म होता है। इसके बीच में हमारे अच्छे संबंध है, सब समाज के लोग हैं, सब लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, जो कि वार्ड 1 से खड़े होंगे, वार्ड 37 से लाके बताएंगे कैसे चुनाव होता है। बैठने की बात ही नहीं होता है। क्योंकि ये पावर हाउस सब्जी मार्केट में स्वर्गीय विश्राम मांझी जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भी आपके द्वारा काफी संघर्ष किया गया, उसमें हमारे प्रतिनिधियों द्वारा भी वहाँ का न्यूज को कवर किया गया था, हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते थे। तो इस तरह का जो आपके द्वारा लगातार जनहित में जो कार्य किया जा रहा है, आगे आपकी किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, मैं समाज के लिए कभी भी तत्पर खड़ा रहा हूँ, और अन्य समाज के लिए भी मैंने खड़ा हूँ। ऐसी बात है, समाज के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे को सब चाहते हैं, सब पता कर लीजिएगा आप इसके बारे में। सब समुदाय के लोग से मेरे अच्छी तालमेल है, कोई परेशानी नहीं है मेरे चुनाव लड़ने के लिए। मैं चुनाव में सारे विधानसभा से लड़ रहा हूँ। और जी चौधरी जी, जैसे आपने कहा कि आप वैशाली नगर विधानसभा से पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं, तो इस निर्णय लेने के पहले आपने जो पार्टी के स्थानीय स्तर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे किसी तरह की चर्चा की, अपने पक्ष को रखा रिकेश सिंह की टिकट घोषित होने के बाद? नहीं, इसके बाद मैंने रिकेश सिंह जी जब घोषणा हुआ तब मैंने कोई बात इसलिए नहीं की, जब घोषणा हो ही गया ठीक, कोई बात नहीं, अभी पार्टी का समय वक्त है, वहां तक फैसला ले। बी फार्म तो हुआ नहीं है, नहीं तो पार्टी जाने और चलेगा, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में दुख तो होता होगा, क्योंकि आप वर्षों से भाजपा की सेवा करते हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में
आपकी पहचान बनी है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं तो आपको तो थोड़ा अफसोस होता ही होगा इस जो आप निर्णय ले रहे हैं अभी। देखिए संजय भैया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी सिपाही रहेंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं रहेंगे। ये विधानसभा ठीक है, नहीं रहेंगे, बात को देखा जाएगा। ऐसे कैसे बोलिए आप? अगर समय वक्त लगा विधायक बने तो वो भी दिखाएंगे कौन सी पार्टी में जा रहा है, इसकी बात ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सिपाही भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन आपके इस कदम से तो निश्चित रूप से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें आक्रोश होगा, नाराजगी जाहिर होगी। ठीक है, वो समय वो देखा जाएगा, जैसे वो चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भारतीय जनता पार्टी सिपाही रहेंगे। तो आपकी ये चुनाव लड़ने की मुद्दा जो है लड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कार्यप्रणाली किस तरह से रहेगी पूरे वैशाली नगर विधानसभा में? वार्ड 1 से वार्ड 37 तक हमारे पूरे कार्यकर्ता लग जाएंगे। अभी चुनाव चिन्ह मिल जाए उसका पूरे सिस्टमेटिक से काम चल रहा है। चूंकि वैशाली नगर में अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो ये भी देखने को मिला है कि कई वार्डों में भेदभाव की स्थिति भी रहती है विकास कार्यों को लेकर के। जैसा कि मैंने खुद स्वयं देखा आपके जब पूर्व कार्यकाल में, तो उस दौरान भी पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो आपके द्वारा अपने निजी रूप से आपके द्वारा बोरिंग का कार्य वहां पे कराया गया, घर घर तक लोगों को पानी पहुंचाने की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई ताकि लोगों को पानी की वजह से परेशान ना होना पड़े। तो आगे इस तरह की समस्या, चूंकि यहाँ मूलभूत समस्या पानी से लेकर के सड़क नाली से लेकर के आदि छोटी छोटी जुड़ी हुई चीजें जो मूलभूत समस्या कही जा सकती, तो उसके निराकरण के लिए छोटेलाल चौधरी जी द्वारा क्या प्रयास किया? देखिए, मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ और मेरा वार्ड पानी से जूझ रहा था। जो 5 साल मैंने घर घर पानी दिया है, 5 साल मैंने घर घर पानी दिया। पानी से लोग ठीक ठाक बढ़िया बोलते हैं, छोटे चौधरी से पानी मिला। रोड ही बनाया हमने अपने वार्ड के लिए। अब ये विचार लेकर कि हमने अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वैशाली में बताएंगे किस टाइप विकास होता है। क्योंकि छोटेलाल चौधरी जी आप पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपके द्वारा लगातार बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया, ऐसी भी जानकारी हमारे नॉलेज में आई है। तो इस हालांकि ये अंदरूनी प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी मदद मिल रही है किसी? क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए अनेकों दावेदार थे, देखिए सभी निश्चिंत थे अपनी अपनी टिकट को लेकर, लेकिन ये जो घोषणा हुई इससे कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी आपको मिल रही है। आपको पहले ही बात बोल चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमें नाराजगी कैंडिडेट से। हमने 5 साल रहा है, लेकिन कैंडिडेट तो आपके अच्छे मित्रों में गिने जाते हैं। आप सही, आपकी बात जवाब देता हूँ कोई इसी बात पे। हम लोग 5 साल रहे, स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष भाई साहब को बनाया गया। हम लोग को 2 साल में हम लोग को ऐसे कुछ लगा कि नहीं कुछ हो ना जाना नहीं, 2 साल में इनको नेता प्रतिपक्ष से विकास करना पड़ा। 3 सालों में बिना नेता प्रतिपक्ष का नगर निगम चलाया है। इस कदर के आदमी को विधानसभा के बना तो कैसे बनेगा? चूंकि अभी प्रत्याशी की दौड़ में काफी वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे, जो अभी वरिष्ठ पार्षद है भोजराज सिन्हा जी भी इस लाइन में थे। वो भी काफी आशान्वित थे अपनी टिकट को लेकर के, उन्हें भी दरकिनार कर दिया भाजपा ने। तो उनमें भी मेरे आपको क्या लगता है उनमें कैसी स्थिति है? कहीं कहीं सबको इस तरह की भावना है कि नहीं गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है, इसलिए भोजराज सिन्हा जी से हमारे अच्छे मित्र हैं। एक बार भोजराज सिन्हा जी रहते तो मैदान में कोई बात ही नहीं पड़ती इस टाइप की। तो भोजराज सिन्हा जी रहते तो आप इस विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ते? देखिए, भोजराज सिन्हा जी ऐसे है कि पूरे पार्षद से अच्छे व्यवहार रहे हैं, अच्छे ताल में रहे हैं। इनको मालूम है मेरा भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उनके समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस समझ नहीं आता इस टाइप का। तो अंतिम सवाल छोटेलाल चौधरी जी आपसे ये है, चूंकि आपकी तैयारियों को तो देख करके लग रहा है कि निश्चित रूप से आप मैदान मार लेंगे। जिस तरह से आपकी तैयारियां कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं पुरुष की सभी युवाओं की भीड़ आपके साथ चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि यदि बी फार्म आपको उपलब्ध करा दिया जाए, पार्टी का आभार मानूंगा मैं। इसके लिए पार्टी के लिए मैं तो पहले बोल दिया, पार्टी का सिपाही रहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगर निर्णय अपना बदली करती है तो आभार मानूंगा पार्टी का मैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ छोटेलाल चौधरी जी, पूर्व पार्षद शारदापारा के, जिन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। देखने को ये भी नजर आ रहा है लगातार पिछले 3-4 दिनों से कि इनकी जो कार्यकर्ताओं की फौज है, युवाओं की है, महिलाओं की है, बुजुर्गों की जो फौज है, छोटेलाल चौधरी के प्रचार में अभी से विभिन्न वार्डों में सक्रिय हो चुकी है। जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
तो निश्चित रूप से छोटेलाल चौधरी की जो नाराजगी है वह वैशाली नगर विधानसभा के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारी शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।